सिंधु देश के बाद ये पूरा इलाका जो है वो सिंधु देश है। और मैं आपको बताता चलूं कि हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं, पूरे रीजन के जो लोग हैं इनको बैठकर, बलोच इंटेलेक्चुअल्स को बैठना होगा, सराइकी जो दानिश्वरों को, कि भाई ये पूरा कदीम सिंध है पाकिस्तान, और ये देखें कितनी बड़ी यानी सितम जरीफी, और मैं उसको साजिश कहता हूं कौमों के खिलाफ, कि हमारी कौमें भूख मर रही हैं लेकिन पाकिस्तान खाली नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उस प्रोविंस की जहां पर काफी ज्यादा लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी आजादी की मांग करते नजर आ रहे हैं। यूं तो अगर हम पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, या फिर हम गिलगित बल्टिस्तान, हर जगह लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है और उस सब के भी चलते काफी वहां पर गहमागहमी देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम सिंध, गिलगित बल्टिस्तान और बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा उससे शदीद उसमें तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी आजादी की मांग रख रहे हैं। इसी सब पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफी बुरफत साहब, मुत्तहदा महाज के से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बुरफत साहब। जी जी, मेहरबानी जी। ये सिंध मुत्तहदा महाज जी। बुरफत साहब, सिंध में हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि वहां पर फ्लड की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सिंध को काफी ज्यादा इग्नोर भी किया है और इस सब के चलते वहां पर लोगों में काफी नाराजगी है। आप इस सब पर क्या आगे कुछ जानकारी अगर हमारे साथ कुछ साझा करना चाहें तो। जी। सबसे पहले तो मेहरबानी आपकी। मैं समझता हूं कि जो बुनियादी बात हमें समझनी है कि हमारी इस रीजन को अननेचुरली एक ऐसी स्टेट के नाम पर बनाया गया जिसने पूरी यानी इसके अंदर रहने वाली जो तारीखी कौमें हैं उन कौमों को और उनके तारीखी जो वतन हैं उनको एक तरह से गुलाम बनाकर उनके खिलाफ सियासी जबर का इस्तेमाल हुआ है और मुआशी लूट मार जो है वो की गई है। और ये सब कुछ किया है पंजाब ने, पाकिस्तान का जो पंजाब है जो लैंड लॉक एक नेशन है। और पंजाब ने ये क्यों किया? इसलिए कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ये वाहिद नेशन है पंजाबी मुसलमान, पंजाबी हिंदू नहीं, पंजाबी सिख नहीं, पंजाबी मुसलमान, ये अंग्रेज के वफादार और दलाल रहे। जिस तरह जना थे एज अ लीडर, जना वो जो था दलाल था अंग्रेजों का, एज अ मुस्लिम नेशन के तौर पर पंजाबी यानी दलाल थे। तो अंग्रेजों ने जाते जाते उनको डिवीजन करनी थी भारत की, वो की गई और पाकिस्तान जो था वो इनके हथे चढ़ गया पंजाबियों जी। के। मैं समझता हूं कि जब तक इस रीजन को इसकी रीशेप नहीं, इसका रियल शेप जब तक बहाल नहीं होता, और रियल शेप ये है कि इस इलाके में सप्त सिंधु देश के बाद ये पूरा इलाका जो है वो सिंधु देश है। और मैं आपको बताता चलूं कि हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं, आजकल मैं बड़े उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो सराइकी जो इलाका है या मुल्तान के जो लोग हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो भी इस वक्त अपने व्यूज का जो इजहार करते हैं कि भाई हम जो मुल्तान तक सिंध था
ماضی کا جو سندھ تھا وہ ملتان تک تھا. میں نے پہلے بھی شاید آپ کے اس میں پروگرام میں انٹرویو دیا تھا کہ پٹھانوں خان ایک بہت بڑے یعنی وہاں کے لوگ فنکار تھے. ان سے انٹرویو لیا گیا سرائکی علاقے کے ملتان کے. تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پٹھانوں خان آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اسی سندھو دریا تے رہن والے اسی سندھی ہیں اور کون ہیں. تو اسی طرح جب ملتان سندھ تھا اسی ٹائم پیریڈ میں مہاراجہ ڈاہر کے زمانے میں پنجگور اور آپ دیکھیں گے یہ سارا جو جس کو آج بلوچستان کہا جاتا ہے یہ سارا ریجن بھی سندھ تھا. اور میں یہاں دوسرا ایک نام لوں گا, ہمارے یعنی بہت بڑے بلوچ مزاحمت کار ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں, ساری بلوچستان اور سندھ کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں, جنرل شیروف کے نام سے, شیر محمد مری. انہوں نے بھی 1987 کو غالباً وہ سندھ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ سندھو دیش ملک بنے گا, اس کا بلوچستان کو صوبہ بننا چاہیے. یہ ان کی رائے تھی, میں رائے نہیں دے رہا اپنی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس ریجن کو ریئل شیپ میں بحال نہیں کرتے, پاکستان کے فاشزم کو توڑتے نہیں, پنجابی فاشزم کو نہیں توڑیں گے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. سندھ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر لوگ سڑکوں پر ہیں. سائیں زین شاہ کی سربراہی میں آج ہزاروں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں, وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سندھ کے ساتھ زیادتی بند کرو, سندھ کو غلام بنانا بند کرو. جی ایس سندھ قومی محاذ کے رہنما سنان خان قریشی وہاں پر اسٹرگل کر رہے ہیں, ریاض چانڈیو وہاں پر اسٹرگل کر رہے ہیں, وہاں پر دیگر جو رہنما ہیں, ہر ایک پارٹی کا رہنما, سیاسی ورکر, دانشور, ادیب سارے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں کہ سندھ کا وجود خطرے میں ہے. آپ یہ مان کے چلیں کہ ہماری زبان, ہماری ثقافت, ہماری تاریخ, ہمارا وطن, یہ سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے پاکستان کی وجہ سے. تو میں بار بار یہ میں لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, ہم ہیں, ساری سندھ ہم ہیں, ساری نیشنل موومنٹ کے لوگ ہم ہیں. ہم یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ بابا پاکستان جو ہے وہ سندھ کے لیے, اس پورے خطے کے لیے زہر قاتل ہے. پاکستان اس وقت کہاں جا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان اسلامی ٹیررزم سے خالستان ٹیررزم کی طرف آ رہا ہے. جس طرح یہ بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں, لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے, سبزیاں نہیں ہیں, فروٹ نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, لوگ بیماری میں دوائی نہیں لے سکتے. یہ جو بھوک مری ہے اس وجہ سے پاکستان وہ دوسری شرارت کی طرف بڑھ رہا ہے. خالستان کی یعنی یہ جو شرارت ہے ٹیررزم ہے وہاں آ رہا ہے. آئی ایم ایف اس کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چائنا ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ تو بدماش ہو, آپ نے تو سی پیک کے نام پر ہم سے جو پیسے لیے وہ کرپشن کے حوالے ہو گئے. آپ کی فوج جو ہے پہلے نمبر کے بدماش اور کرپٹ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ چائنا کو پتہ چل گیا ہے. پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے, بلوچ رو رہے تھے, سندھ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بابا یہ کرپٹ ترین یعنی پاکستان کی آرمی سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کرپٹ ہے. تو چائنا بھی سمجھ چکا ہے, وہ ان کو قرضہ دے گا کچھ لینے کے لیے. اب چائنا نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے دوستوں کو, لوگوں کو. چائنا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کو پیسے دیں گے, 700 ملین کے قریب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے, لیکن آپ کو یعنی کشمیر کا کچھ ایسا ایریا جہاں پر منرل رچ ایریا ہے وہ چائنا لینا چاہ رہا ہے. یہاں پر کافی تعداد میں جو معدنیات ہے یعنی وہاں پر جو ذخائر ہے وہ چائنا ان سے لے رہا ہے. یہ چھپے چھپے وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. سو سندھ کے لوگ سڑکوں پر ہیں, بلوچ جو ہیں وہ اسٹرگل میں ہیں, سرائکی جو ہیں وہ میدان پر ہیں. سرائکیوں کو آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب کی غلامی سے آزادی چاہیے. وہ خود کو سندھی مانتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پورے ریجن کے جو لوگ ہیں ان کو بیٹھ کر, بلوچ انٹلیکچوئلز کو بیٹھنا ہوگا, سرائکی جو دانشوروں کو, کہ بھائی یہ پورا قدیم سندھ ہے, ویسٹرن سندھ ہے جس کو آج ہم بلوچستان صاحب ایک ویڈیو میرے پاس, جی یہ ایک جیسے ویڈیو ہے آپ نے بلوچستان کا بھی جی بالکل, یہ تو لکھا
है, बलूचिस्तान is not a Pakistan, सिंध is not a Pakistan, सराइकी बेल्ट is not a Pakistan। वही मैं कह रहा हूं कि ये कदीम सिंध है। हमें पाकिस्तान की इस बुराई से हमें जान छुड़ानी है, और ये पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए मैं कहता हूं कि बाबा ये अपने टेररिज्म से हाथ कभी नहीं उठाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक में इन्होंने पैसा, एक खुद भूख मर रहे हैं, जी लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन आईएसआई को इतने इन्होंने पैसे दिए हैं कि पूरे दुनिया में वो खालिस्तान की टेररिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरी जी दुनिया में। अभी कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड में आप देखें, वहां बैनर लगे हुए हैं, ये इसके पीछे कौन है? पूरी दुनिया में ये चल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगह नजर आ रहा है। भारत में भी, पंजाब में आपने देखा ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले किस तरह की हालत, सिचुएशन बनी हुई थी। जी 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 बिल्कुल, मैं वही कहता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि जो सिख हमारे दोस्त हैं, ये पूरी सिख आबादी नहीं है, इनके पीछे चंद लोग हैं जिनको आईएसआई अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। मैं समझता हूं कि रिलीजन बेस पर कोई नेशन नहीं होती। हमने पाकिस्तान का तजुर्बा जो किया ना लोगों ने, हमने नहीं किया, हमें तो फंसाया गया कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर कौम बन गई। वो कौम जो है वो 21 साल में तो बांग्लादेश आजाद हो गया, वो आज भी हम पाकिस्तान में रो रहे हैं। पाकिस्तान में कौमों को गुलाम बनाया गया है मजहब के नाम पे। तो अब मजहब के नाम पे सिख रियासत कैसे बनेगी? मजहब के नाम पर रियासतें नहीं बनती, मजहब के नाम पर मजहबी जो प्रीच है उसकी आजादी मांगी जाती है। वो तो सेकुलर रियासत है पाक इंडिया, उसमें तो है। लिहाजा ये सिखों को भी मैं उन दोस्तों को कहता हूं कि बाबा मजहब के नाम पर आपको कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा, न दुनिया की कौमें करेंगी, और मजहबी बुनियाद पर ही पाकिस्तान नाकाम हो चुका है। तो आप दूसरी नाकामी के लिए तजुर्बा क्यों कर रहे हो? लिहाजा पाकिस्तान, और ये देखें कितनी बड़ी यानी सितम जरीफी, और मैं उसको साजिश कहता हूं कौमों के खिलाफ, कि हमारी कौमें भूख मर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान खालिस्तान के उस दहशतगर्द या जो भी उसको हम नाम देते हैं थियोक्रेटिक जो आधार पे उनको पैसे दे रहा है। तो सिंध के लोग इस वक्त जो है वो सड़कों पर हैं, पूरे सिंध की जो यानी कौम है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक इस खित्ते को रियल शेप के अंदर, ये मैं हिंदुस्तान के उन पॉलिसी मेकर्स को कहता हूं कि रियल शेप ये है कि ये पूरा रीजन जो मुल्तान से लेकर जिसको आप मौजूदा बलूचिस्तान, ये जो कदीम सिंध, वेस्टर्न सिंध मैं इसको कहता हूं, इस सब को मिलाकर, ये मैं नहीं, जनरल शेरोफ ने भी ये कहा था, उन्होंने भी आखिरी नतीजा ये निकाला कि सिंधु देश ये वसी एक मुल्क है जिसका हम एक पार्ट और सूबा बनेंगे। आज सराइकी दोस्त ये नतीजा निकाल रहे हैं। तो हिंदुस्तान के दानिश्वरों को, पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना होगा कि कदीम सिंध जो है, ये जो सप्त सिंधु देश का जो इलाका है, इसको रियल शेप में एक आज़ाद मुल्क की हैसियत में बहाल करना होगा। तभी जाकर हम पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी और ये जो फाशिज्म है इससे जान छुड़ाएंगे। जी, और अगर जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो कितने ही सारे बलूच या फिर सिंधी एक्टिविस्ट की हम बात करें तो उनको पाकिस्तान सरकार उठा लेती है और उनका कोई अता पता नहीं होता, और उसके खिलाफ लोग काफी विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई सारे लोग जिनको मैं सोशल मीडिया पर, जो बलोच हैं, सिंध हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, करीबी हैं, उनकी रिहाई के लिए या उनका कहाँ पे आता पता है उसके लिए वो एहतिजाज करते हैं। उसके खिलाफ किस तरह के प्रदर्शन और क्या खबर है, मैं आपसे इस पे जानना चाहती हूँ कुछ। जी देखें, पहली बात वही हो गई कि एक अननेचुरल स्टेट है, उसको कायम रखने के लिए इनके पास सिवाय फाशिज्म के और कुछ नहीं है। क्योंकि ना तो ये मुल्क आइन के तहत चलेगा क्योंकि नेचुरल है नहीं, ना तो इसकी आर्मी को कोई, जो भी मजलूम कौमें हैं वो अपना समझती हैं क्योंकि ये काबिज आर्मी है। ये इन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, इन्होंने सिंध पर कब्जा किया। अब ये सराइकी इलाके में मैं आपको बताऊं कि सारी जमीनें जो है वो फौज को दी गई हैं। पानी सिंध के हिस्से का रोकते हैं और जमीनें जो है वो पंजाबी फौज के हवाले। तो सैकड़ों की तादाद में सिंध से लोग लापता हैं और काफी तादाद में बलूचिस्तान से सियासी वर्कर लापता है। कहाँ है? ये आईएसआई के टार्चर सेल में है।
یہ فوج کے پاس ہیں، اور سندھ اور بلوچستان میں مسخ شدہ جو لاشیں ہیں پولیٹیکل ورکرز کی، وہ پھینکی جاتی رہی ہیں. ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد لوگوں کے اعضاء اندر سے نکالے جاتے ہیں، باڈی پارٹس نکالے جاتے ہیں زندہ انسانوں کے، پھر ان کو جو ہے مار کے پھینکا جاتا ہے. تو آئی ایس آئی، آرمی یا پنجابی جو اسٹیبلشمنٹ کہیں ہم، یا پنجابی جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ سارے مل کر پاکستان کے نام پر اس ریجن پر قابض ہیں. بدترین فاشزم کا ہم شکار ہیں. یہ صرف انسانی حقوق کی بات نہیں ہے، انسانی حقوق بھی یعنی چھوٹی سی معنی میں یہاں پر سکڑ جاتا ہے جب کسی قوم کے وجود کا معاملہ ہے. سندھی قوم کا وجود خطرے میں ہے، سرائکی خطرے میں ہے. ہمارا یہ پورا ریجن، جس کو میں آج آپ کو بتاؤں کہ یہ پورا ویسٹرن سندھ، جس کو ہم آج بلوچستان کہتے ہیں، اور سرائکی جو سر ہے، سرائکی کا مطلب ہے سر والا حصہ، اوپر والا حصہ، جو آج سرائکی جو نوجوان ہیں وہ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں. لہٰذا سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اٹھائے گئے ہیں آئی ایس آئی کی طرف سے، فوج کی طرف سے، اور ہماری اسٹرگل جاری ہے. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ سندھ اور بلوچستان میں جو کچھ اسٹرگل ہو رہی ہے، یہ صرف وہ اسٹرگل نہیں ہے کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں اور ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. نہیں، ہم آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطالبہ کرنا یہ ہمارا حق ہے. کسی بھی قوم کا، سندھی قوم کا یہ فطری حق ہے کہ ہم آزادی کی بات کریں، ہم جو ہے مظاہرہ کریں، احتجاج کریں. آپ کو پتا ہوگا کہ سن میں 17 جنوری کو کیا ہوا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ہماری پارٹی کے جو لوگ تھے وہاں اکٹھے ہوئے، ان کے پاس بینرز تھے، اور پہلی مرتبہ وہاں آرمی بھیجی گئی اور پورے سن کو انہوں نے یعنی گھیرا کیا، فائرنگ کی، سیدھی فائرنگ ہوئی، لوگ ہمارے ورکر زخمی ہوئے. تو وہ جو جسمم کا جو احتجاج تھا، اس سے لے کر آج تک ابھی بھی زین شاہ کی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، سنان خان قریشی کی پارٹی وہ سڑکوں پر ہے، ریاض چانجو کی پارٹی ہے وہ سڑکوں پر ہے، سارے نیشنلسٹ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. تو سندھ کا بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قومی وجود خطرے میں ہے. اب یہ سینسس کرا رہے ہیں، وہاں پر وہ جو افغانی ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں، یہ سائیکولوجیکل حملہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں کہ سندھ میں اس طرح کی گنتی کر کے ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ تو اقلیت بن چکے ہو. جی اچھا، آپ نے ملفت صاحب سینسس کی بات کی ہے، تو پاکستان میں ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے، اور جس کو لے کر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ان بائس ڈیجیٹل سینسس کرائیں، اور سندھ کو لے کر کچھ فنڈ ریلیز کرنے کو لے کر بھی جو ان کے کوalition میں سرکار ہے اس سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ اگر ہم ان کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ سندھ کے لیے جو کہ فلڈ سے لوگ پیڑت تھے، ان کے لیے وہاں پر جو جس طرح کا وعدہ کیا گیا تھا جب یہ کوalition بنا تھا، بلاول بھٹو زرداری اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ سندھ کے لیے فنڈ ریلیز کیجئے جس طرح کا وعدہ تھا. اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آگے سرکار خطرے میں ہو سکتی ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ پورا کس طرح سے آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ سندھی میں کہتے ہیں حرام حلال کاتی، یعنی وہ چھری ہے جس سے حرام بھی کاٹ سکتے ہیں آپ، حلال بھی کاٹ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اس وہ جو پارلیمانی سیاست ہے، پیپلز پارٹی نے سندھی قوم کو 73 کے آئین کے نام پر اور پاکستان کی پالیٹکس کے ذریعے غلام بنایا ہے. تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ فلڈ کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی ہم 25,000 فی خاندان کو دیں گے. اب 25,000 کی آپ معنی سمجھتی ہیں؟ 25,000 میں 20 کلو پیاز بھی نہیں ملتے ہیں. اس وقت کی جو مہنگائی ہے تو وہ اس طرح کی ہے کہ وہ 20 کلو آپ پیاز نہیں لے سکتے. وہ 25,000 انہوں نے لوگوں کو دینے کا آسرا دیا ہے کہ آپ گھر بنائیں جا کے. تو لاکھوں کی تعداد میں، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو بہاراڑی کے جو لوگ ہیں ان کا گھر بنا رہتا ہے، ان کے فصلیں جو ہیں وہ سیلاب میں وہ چلی گئیں، ان کے مویشی چلے گئے. ایک ایک بھینس جو ہے وہ 3-3 4-4 لاکھ کی تھی.
गाय, वो 10-10 भैंसें, 20-20 गायें, वो सारी जो है वो बह गई, लाखों करोड़ों के फसल बह गए, उनको 25,000। तो जी पीपल्स पार्टी रियासत से मिलकर ये एक भयानक मजाक है जो सिंधी नेशन के साथ किया जा रहा है। तो पीपी ने सिंधी कौम को, सिंध वतन को पाकिस्तान में गुलाम बनाया है। इसलिए ये जो इनके वजीर खारजा इनको बनाया गया है, इनको वजीर खारजा बनाकर बिलावल भुट्टो को, और इनको इस्तेमाल कर रही है अभी रावलपिंडी कि आप, क्योंकि ये सिंधी है और सिंधी की हैसियत में इससे स्टेटमेंट्स इसको कहते हैं कि आप ये पढ़ो भारत के खिलाफ, कभी मोदी जी के खिलाफ। इसको पता नहीं है, ये नौजवान है, इसको कोई टके की इसको खबर नहीं है कि हमारे सिंधियों के जो तारीखी मफादात हैं वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान और हम जो है वो नेचुरल जो है पड़ोसी है, हमारा कल्चर एक है, हमारी तारीख एक है। तो ये पंजाबी बड़े बदमाश हैं, उसको कहते हैं कि हम आने वाला वजीर आला आपको बनाएंगे, आप मोदी जी के खिलाफ बयान दे दो। वो नहीं जैसे ये डुबकी बजाने वाले होते हैं, बंदरिया नचाते हैं कि पुट जमूरा आप बात करो, इसको जमूरा बना दिया है उन्होंने, एक किस्म की जो है वो भोलड़ी बना के इसको नचा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये कहता हूं कि फ्लड वालों को तो इन्होंने बिल्कुल डुबो दिया है, वो तो रियासत ने खुद एक भयानक साजिश की है। लेकिन अभी जो सेंसस हो रहे हैं, कहां से पैसे इनके पास आएंगे? अभी पीपी ने कल परसों शायद एक करारदाद सिंध असेंबली में पास की है कि भाई ये सेंसस मत कराओ, क्योंकि इनको पता है कि साजिश हो रही है। तो जी ये फंसे हुए। तो यानी पीपी हो या कोई भी पार्टी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की पार्लियामानी सियासत में जाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि वो सिंध के वजूद के खिलाफ खेल रहे हैं। जी इनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, दुनिया इनको पैसे नहीं दे रही है। आईएमएफ को पता है कि ये बदमाश है, जी उनको पता है। अभी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक तरफ तो खालिस्तान की दहशतगर्दी, दूसरी ओर पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अपने एटमी जो इनके असास हथियार है उनकी इन्होंने बाड़ा मार्केट लगा रखी है। अब ये बेच रहे हैं रेड़े पे, जैसे प्याज और सब्जियां बेचते हैं ना लोग, अभी रेड़े पे इन्होंने बम रखे हुए, एटम बम रखे, वो दुनिया को बता रहे हैं कि आओ हमसे ले लो, हमसे ले लो, क्योंकि पैसे नहीं है इनके पास। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक अननेचुरल स्टेट है, ये अपने खात्मे की तरफ जा रही है। लेकिन इसको भारत के इंटेलेक्चुअल्स को और पॉलिसी मेकर्स को मैं कहता हूं कि हमारी रीजन की रियल शेप जो है उसकी करने की जरूरत है, और वो ये है कि ये जो भी कदीम सिंध है, ये जो वेस्टर्न सिंध जिसको आज बलूचिस्तान कहते हैं, सराइकी इलाका और मौजूदा जो सिंध है, इसको मिलाकर एक सिंधु देश बनाया जाए। और ये सारे जो रीजन थे ये तारीख में भी इसका हिस्सा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी इसका हिस्सा होना चाहिए। ये शेर मोहम्मद मरी ने भी कहा था, आज जो सराइकी लोग हैं वो भी कह रहे हैं, और मैं भी समझता हूँ कि खित्ते का जो असल जो हल है वो सिंधु देश है, और वो मुकम्मल सिंधु देश। जी अच्छा, एक और खबर आ रही है कि काका मजहर भट्टी जो मुत्तहिदा महाज से जुड़े हैं उनका इंतकाल हो गया है। इस तरह की खबर है, आप इस हवाले से कुछ अगर आप डिटेल्स साझा करना चाहें तो। जी देखें, आज ये एक अफसोसनाक खबर मुझे दोस्तों ने बताई। काका मजहर भट्टी जीएस मुत्तहिदा महाज के उन बानी मेंबरों में से था। जब 2000 में, सन 2000 में हमने जेएसएमएम का बुनियाद रखा, तो काका मजहर उन चंद लोगों में शामिल था जो बुनियाद रखने में। उसके बाद काका मजहर भट्टी, शहीद मुजफ्फर भुट्टो और दीगर लातादाद हमारे लोग जो रहनुमा थे, उनको हुँ, आईएसआई ने उठाकर टार्चर सेल में सालों तक, यानी ये सालों तक आईएसआई के टार्चर सेल में रहा, फिर ये जेलों में रहा। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब भी किसी भी सियासी वर्कर को आईएसआई उठाती है, उसको इस तरह के यानी स्लो पॉइजन टाइप चीजें उनके जिस्म में दाखिल की जाती हैं कि बाहर निकलने के बाद वो लोग जो है जिंदा नहीं रहते। हमारी पार्टी के पहले जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे शहीद समीउल्लाह कलोड़ो, उनको 2004 में उठाया गया था, और उनके जिस्म में, बॉडी में भी इस तरह के पॉइजनिंग टाइप जो चीजें मुंतकिल की गई, और वो बाहर निकले और वो शहीद हो गए। तो काका मजहर जो था वो मुसलसल टार्चर सेलों में और जेलों में और कैदों में बंद रहा था।
आज उनका जो इंतकाल हो गया है, मैं तो इस तरह समझता हूँ कि वो भी शहीद हैं हमारे, जिस तरह दीगर शहीद थे, और वो एक हौसला थे। यानी पूरी कौमी तहरीक में एक ऐसे बुजुर्ग रहनुमा जो नजरियाती फिक्री तौर पर इतने स्ट्रांग थे कि सारे वर्कर्स की वो पॉलिटिकल तरबियत करते थे। अभी कुछ दिन पहले भी वो पूरे सिंध में, क्योंकि वो अंडरग्राउंड थे, रूपोश थे, उनके घर में आईएसआई वाले हर 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद जाते थे, धमकियां देते थे उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को थ्रेट देते थे कि ये इनको कहें कि जस्मम से हट जाए वरना हम इनको दोबारा उठाएंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बावजूद इसके वो डटा रहा, एक अटल इरादा था, जिसका नाम काका मजहर भट्टी था, और वो जीएसएन मुत्तहिदा महाज के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी थे। उनकी वफात पर हमने 3 दिन का जो है वो शोक का ऐलान भी किया है, और वो हमारे लिए एक हौसला, एक जुर्रत और एक बहादुरी की अलामत है। बिल्कुल, और हमेशा अगर हम आगे इतिहास में बात करें, हिस्ट्री में हमेशा उनका नाम याद रखा जाएगा, जो भी उन्होंने सिंध के लिए काम किया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा उनके नाम को याद रखा जाएगा। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरी चर्चा में जुड़कर जो भी वहाँ के हालात हैं, उनसे हमें आगाह कराया। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।